तो कल की क्लास में जैसे हम लोगों ने कुछ आप लोगों के बेसिक्स के बारे में बात की थी थर्मोडायनेमिक्स के, जैसे ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट दो पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है स्टेट फंक्शन और एक है आपका पाथ फंक्शन। ये वो दो चीज़ें हैं, ठीक है। आपको समझना है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, आपको समझना है कि पाथ फंक्शन क्या होता है। तो मैं ज़्यादा थर्मोडायनामिक्स या केमिस्ट्री की भाषा में नहीं जाऊंगी, राइट। उसमें कैसा हो जाएगा, तुम लोगों को समझ में तो कुछ नहीं आएगा, बट हाँ 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 वाली मुंडी ज़रूर हिल जाएगी। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कैसे, बेसिक्स से समझने की, ठीक है। बेसिक्स किस तरीके से हमारे बातचीत करते हैं, डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने जहाँ लास्ट क्लास रोकी थी वो एक्चुअली रोकी थी स्टेट वर्ड पर, है ना। तो अगर हम लोगों को ये स्टेट वर्ड समझ में आ जाए तो हम लोगों को आगे की बातचीत भी समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि करंटली तुम्हारी स्टेट क्या है, यानी कि इस वीडियो को देखते वक्त तुम लेट कर देख रहे हो, तुम बैठ कर देख रहे हो टेबल कुर्सी पर, या फिर लेट से तुम खाना बनाते हुए देख रहे हो, या फिर मान लेते हैं तुम ट्रेडमिल को यूज़ करते हुए देख रहे हो। तुम किस पोजीशन पे हो, तुम्हारी स्टेट क्या है, तुम किस हालात में हो, है ना। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग यूजुअली ठंडी के सीज़न में अगर कई लोग नहाने के लिए गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो वो लोग हमेशा चेक करते हैं कि उस पानी की स्टेट क्या है, कहीं वो बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, क्या कहीं बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, या फिर ठीक है, ओके ओके है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी चीज़ की स्टेट की बात करती हूँ तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम, अब देखो वो सिस्टम तुम खुद भी हो सकते हो। जैसे मान लेते हैं अभी मैं वीडियो बनाते वक्त प्रॉपरली बैठकर वीडियो बना रही हूँ, कि मैं लेटकर वीडियो बना रही हूँ, कि मैं लटक के वीडियो बना रही हूँ। सो आई एम अ सिस्टम। और अभी इस पर्टिकुलर काम को करते वक्त मेरी स्टेट क्या है ना। तो स्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारी करंट सिचुएशन ये हो बाथरूम के बाल्टी में कि बहुत गर्म पानी है, तो ऐसे गर्म पानी से, खौलते हुए पानी से तो डेफिनेटली तुम नहीं नहाओगे। तो क्या करोगे, तुम चाहोगे कि वो जो गर्म पानी वहाँ पे आपकी बाल्टी में आ गया है, उस गर्म पानी को बोलो हम क्या कर सकें, उसको हम चेंज कर सकें, उसकी स्टेट को चेंज कर सकें, है ना। तुम उसको क्या करना चाहते हो, लेट से नॉर्मल ठंडे पानी में तो नहीं, बट नॉर्मल हीट वाले पानी में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। फिर वो जो नॉर्मल आपका पानी होगा, उस नॉर्मल पानी से तुम नहाओगे। सो बेसिकली किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है, किसी भी सिस्टम की स्टेट, वो सिस्टम तुम खुद भी हो सकते हो, किसी भी सिस्टम की स्टेट किस चीज़ को इंडिकेट करती है। अगर मैं कहूँगी स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो उस स्टेट ऑफ अ सिस्टम से तुम्हें क्या समझ में आता है कि करंटली वो जो आप लोगों के पास वो जो सिस्टम दिया है, करंटली उस सिस्टम, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्थिति क्या है ना, उस पर्टिकुलर सिस्टम की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पर वो है, ठीक है, किस कंडीशन पर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ह्यूमन बींग्स की भी आप स्टेट निकाल सकते हो, आप किसी नॉन लिविंग थिंग की स्टेट निकाल सकते हो, आप जानवरों की स्टेट निकाल सकते हो, आप प्लांट्स की स्टेट निकाल सकते हो, एनीथिंग विच इज़ अराउंड यू आप उसकी स्टेट निकाल सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी पत्ती का स्टोमेटा क्लोज हुआ, हम कहते हैं कि पत्ती का स्टोमेटा ओपन हुआ, राइट। तो ये ओपन क्लोज हम क्या बता रहे हैं, उसकी स्टेट को बता रहे हैं। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में आप सिस्टम की क्या करते हो, स्टेट डिफाइन करते हो कि वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है, उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी की हम कैसे स्टेट डिफाइन करेंगे कि पानी ठंडा है कि गर्म है ना, कि कुनकुना है। अगर मैं बात करूँगी तुम्हारी स्टेट की, तो तुम लेटे हो, सोए हो, जगे हो, लटके हो, खड़े हो, क्या हो, भाग रहे हो, ये तुम्हारी स्टेट है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को स्टेट डिफाइन करनी होती है, या फिर मैं ये कहती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ चीज़ों को चूज़ करते हैं
कि ये जो लोग हैं इनको हम इनकी मदद से स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसा कि मैंने कल बताया था, हम 3 लोगों को चूज़ करते हैं। एक हम चूज़ करते हैं प्रेशर को, एक चूज़ करते हैं वॉल्यूम को, और एक चूज़ करते हैं टेम्परेचर को। और जिन लोगों को हमने चूज़ किया है, जिन लोगों को मैंने चूज़ किया है, इन लोगों को मैं क्या कहती हूँ? स्टेट वेरिएबल्स। इनको मैं क्या कहती हूँ? स्टेट वेरिएबल्स। यानी कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन की प्रोसेस में ये वेरिएबल्स आपको चेंज होते हुए दिख गए, है ना, अगर इनमें से किसी एक भी वेरिएबल में आपको क्या हो गया, आप लोगों को चेंज आता हुआ दिख गया, ठीक है, अगर आपको चेंज आता हुआ दिख गया, तो ऐसे केस में आपका क्या हुआ होता? आपका थर्मोडायनेमिक की उस स्टेट में चेंज आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं ये कहूँगी कि मेरे पास जो पर्टिकुलर क्या है, चाय का कप है, मान लेते हैं वो ठंडी हो गई चाय। अब तुम्हें ठंडी चाय नहीं पीनी है, तुम बोलोगे कि उस पर्टिकुलर चाय को मैं क्या करूं? गर्म करूं। तो मैं उसको क्या कर रही हूं? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूं। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बोलो क्या हो जाता है? आप लोगों का टेम्परेचर चेंज करने से उस पर्टिकुलर चाय की बोलो क्या हो जाती है? स्टेट चेंज हो जाती है ना। तो हमने वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में क्या किया? स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमने 3 लोगों का सहारा लिया। ठीक है, हमने 3 लोगों का सहारा लिया। तो ऐसे केस में वो कौन है? वो 3 लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जिनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ये किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, ये किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की क्या बताते हैं? स्टेट को डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर अभी इस चीज़ का वॉल्यूम इतना है तो इसकी स्टेट बोलो इतनी, अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का वॉल्यूम अभी इतना है या प्रेशर इतना है तो इसकी स्टेट बराबर बोलो इतनी। ऐसे यानी कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के इन तीनों में से किसी भी एक क्वांटिटी में आपको क्या देखने को मिल जाए, अगर आपको चेंज देखने को मिल जाए, तो बस उसी पर्टिकुलर चेंज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? आप लोगों का चेंज इन अ स्टेट कहते हैं। और इन चेंज इन अ स्टेट को डिफाइन करने के लिए 3 लोगों को हमने लिया है, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब ये जो वर्ड है स्टेट, कि किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की स्टेट क्या है, हम लोग इन स्टेट वेरिएबल्स को तो उठा के ले आए। बट अब थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोगों के पास 2 टाइप के फंक्शंस रहेंगे। खैर, ये आपके मैथ्स वाले फंक्शन नहीं रहेंगे इनटू ऑन टू, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को नहीं घुसना है। 2 फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ, बहुत ही सिंपल है। एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। इसके देखो डेफिनेशन वाइज तो ऑब्वियसली कि मैं तुमको चीज़ें समझाऊंगी ही, बट मैं चाहती हूँ कि तुम चीज़ों को डे टू डे लाइफ के इलस्ट्रेशन से समझो, है ना। और जब भी आप केमिस्ट्री को अपनी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करते हो, कई बार वो प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाती है समझना, और उसको लर्न करना भी हमारे लिए उतना ही बोलो क्या हो जाता है? आसान। अगर तुम तोते के जैसे क्या करोगे? रटोगे डेफिनेशंस को और कहोगे कि हाँ मुझे थर्मोडायनेमिक्स आ गई है, तो नो डाउट तुम अगर रटने में बहुत अच्छे हो तो तुम्हें सही में थर्मोडायनेमिक्स आ गई होगी, बट वो उसे थर्मोडायनेमिक्स आना नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को सिर्फ सिंपली डेफिनेशन बता रहे कि अच्छा ये देखो ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, तो ये ऐसा ऐसा, वो उसे आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं आना कहते हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कि हिस्ट्री ही क्यों ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखो स्टेट फंक्शन हम कहते हैं किसका? बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के वाया सीखेंगे। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। आप लोगों के पास मान के चलते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो तुम लोगों ने देखा होगा ना किस तरीके से होता है। मान लो एक बहुत, अरे बाप रे मेरा तो बुर्ज खलीफा बन गया, चलो ठीक है रहने देते हैं इसको। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अब जैसे बुर्ज खलीफा में कितने सारे फ्लोर्स हैं, वैसे इस मेरी पर्टिकुलर बिल्डिंग में भी बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अब होता क्या है, जब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग ऊपर 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 पहुंचते हैं, जब मतलब एग्जैक्टली मैं कहूँ तो जैसे जैसे आप ऊपर के फ्लोर्स को कंस्ट्रक्ट करते हो, आपका जो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो माल, मटेरियल एक्सेट्रा नामक चीज़ होती हैं, वो भी आपको ऊपर पहुंचानी होती हैं, है ना। जब आप उस माल मसाले को ऊपर पहुंचाओगे तभी तो वो कारीगर उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करेंगे और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब देखो 2 रूट है, तुमने देखा होगा जब घरों का कंस्ट्रक्शन होता है 2 रूट होता है। या तो वो पर्टिकुलर कारीगर लोग आपकी सीढ़ियों के वाया, है ना, जो सीढ़ियाँ बनती है बिल्डिंग में, उन सीढ़ियों के वाया उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुँचते हैं
और वहाँ पे अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं, राइट। मतलब बेचारे लोग एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और फिर उन्होंने उस पर्टिकुलर टॉप पॉइंट पर जाकर अपना मटेरियल क्या किया, सप्लाई किया। और एक होता है, बताओ दूसरा तरीका कौन सा, समझ तो गए होगे तुम लोग। यहाँ से लटक रही होती है, बोलो क्या, आप लोगों की लिफ्ट, है ना। हम लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं। इस लिफ्ट के अंदर वो कारीगर बोलो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और चुपचाप ऊपर पहुँच जाते हैं, सामान ऊपर डाल देते हैं और वापस से नीचे आ जाते हैं। बताओ कितनी अच्छी है चीज़। तो ये दो रूट्स हैं, ठीक है। एक सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाना टॉप पॉइंट पर, इसको मैं कहूँगी, जब आप स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हो तो इसको मैं कहूँगी पाथ 1 या फिर मैं कहूँगी रूट 1, ठीक है। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे घर से जो तुम्हारा स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, व्हाटएवर, या तुम्हारे फ्रेंड का दोस्त, जो नहीं फ्रेंड का दोस्त नहीं, जो फ्रेंड का घर है, उसका एक पर्टिकुलर रास्ता है। बट इट डजंट मीन्स कि अगर आप उस रास्ते को फॉलो नहीं करोगे तो आप उसके घर नहीं पहुंच सकते, है ना। कई लड़के या कई लड़कियों की ऐसी आदत होती है स्कूल लेवल में, सीधा सीधा ना तो स्कूल जाएंगे ना तो सीधा सीधा स्कूल से वापस घर जाएंगे। पता नहीं कौन सा लंबा चौड़ा रास्ता घूम घुमा कर क्या करेंगे, घर पहुंचते। यानी कि एक रोड जो सीधी घर की तरफ जाती होगी उस रोड को ना ट्रैवल करेंगे, अलग अलग गलियों से 50 बार गुजरेंगे, अलग अलग टर्न्स लेंगे, फाइनली 1-2 घंटे बाद धीरे धीरे टहलते हुए घर पहुंचेंगे। तो मैं उस पर्टिकुलर पाथ की या उस पर्टिकुलर रूट की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको ये मत समझ लेना कि अच्छा अभी पाथ फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन अभी शुरू हो चुका है, अभी नहीं हुआ है पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन शुरू, ठीक है। बट मैं उस पर्टिकुलर रूट की बात कर रही हूँ, जो रूट आप फॉलो करते हो किसी भी काम को करने के लिए, नॉट रिएक्शन को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, है ना। जैसे मेरा एक भाई है जिसने क्या हरकत की थी, स्कूल ही समय में प्रैक्टिकल्स लिखनी होती है, राइट, कॉपीज़ कंप्लीट करनी होती है। अब पसंद तो है नहीं किसी को भी प्रैक्टिकल लिखना, कॉपीज़ कंप्लीट करना। तो उसने क्या किया था, उसका एक दोस्त था, उसको कुछ बोला था एक्स अमाउंट की मैं तुझको चॉकलेट दूंगा तो मेरी कॉपी पूरी लिख डाल। तो उसने सोचो ये पाथ फॉलो किया। मेरा एक और भाई है, दोनों सेम ही क्लास में थे, इक्वल एज के, उसने मेहनत से अपनी कॉपी लिखी। तो देखो एक ने कैसा पाथ फॉलो किया, खुद लिखा, और दूसरे ने क्या किया, किसी दूसरे को रिश्वत दे दी कि अच्छा करके हाँ मैं करप्शन देता हूँ, तेरे को करप्ट करवाता हूँ तो मेरी कॉपी लिख दे। बाद में वो पकड़ा गया था, बट उसके चक्कर में जो मेरा भाई था वो भी बेचारा सस्पेंड हो गया था, दोनों ही सस्पेंड हो गए थे बेसिकली 15-15 दिन के लिए। तो ऐसे केस में आपके पास पाथ होता है काम को करने का, आप कौन सा पाथ चूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास पाथ है अच्छी रैंक वगैरह लाकर अच्छी जगह पहुंचने का, या फिर एक सड़ी सी रैंक और सड़े से परसेंटेज लाकर नॉर्मल सा कोई सा कोर्स करने का, राइट, जिसमें तुम्हारा खुद का आगे का कोई फ्यूचर विषय नहीं है, नहीं तुमने ऐसा सोचा है, तो वो तुम्हारे पे डिसाइडेड रहता है तुम क्या पाथ फॉलो करते हो। तो अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है आप सीढ़ियों के थ्रू, स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जाइए, और दूसरा आपके पास है कि आप लिफ्ट का यूज़ करिए और लिफ्ट का यूज़ करके आप उस पाथ को फॉलो करके आप क्या करिए, ऊपर जाइए। ऊपर एक बहुत ही खड़ूस सा सुपरवाइज़र बैठा है, ठीक है, ऊपर एक बहुत ही खड़ूस सा सुपरवाइज़र बैठा है। अब ये सुपरवाइज़र का काम क्या है, ये देखना, ये जांचना, ये परखना कि माल मटेरियल ऊपर समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ से मान लेते हैं हमने चढ़ाया गौरव बाबा को, हमने कहा गौरव तुम यहाँ से अपना मटेरियल लेकर ऊपर चढ़ो, और यहाँ से मान लेते हैं हमने चढ़ा दिया आपके आंचल को, ठीक है, कि यहाँ से लेकर तुम अपना मटेरियल ऊपर चढ़ो। और जो सुपरवाइज़र है उस सुपरवाइज़र को हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए कि देखो जो पहले आएगा उसको पैसे देना। तो तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही अनफेयर चीज़ है ना, जो पहले आएगा उसको पैसे देना। ऐसे में तो फिर आपने आंचल को लिफ्ट दे के रखी और बेचारे गौरव को स्टेयर्स दे के रखी है, तो गलत बात है ना। तो ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। तो ऐसे केस में मान लेते सुपरवाइज़र बस बैठा हुआ है ठन कर, देखता हूँ कौन पहले आएगा मैं तो उसी को पैसे दूंगा, जो पहले नहीं आएगा उसको मैं नहीं दूंगा। अब ऐसे में दोनों ने अपना अपना मटेरियल कलेक्ट किया और उस बिल्डिंग के ऊपर जाना शुरू किया। अब आंचल पटाख से घुसी लिफ्ट में, पटाख से बटन दबाई और 2 मिनट तो नहीं, खैर बहुत जल्दी ही उस लिफ्ट के टॉप पोर्शन पे मतलब उस बिल्डिंग के टॉप पोर्शन पे पहुंच गई। और जो बेचारा गौरव है वो धीरे धीरे हाफते हुए पसीना से तरतर बतर होते हुए आपकी बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचा और बेचारा थक हार के अपना मटेरियल ऊपर सप्लाई किया। एक तो बेचारे को पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिले क्योंकि सुपरवाइजर बोलता है तुम लेट हो, जाओ भगो यहाँ से, मैं तुमको कोई पैसा नहीं दूंगा, तुमने टाइम पे डिलीवरी नहीं की, है ना।
तो बेचारा गौरव वैसे ही परेशान था, पैसे भी नहीं मिल रहे, हे भगवान दुगनी मुसीबत आ गई उसके ऊपर। तो अब ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ, क्या ऊपर गौरव ने मटेरियल डिलीवर किया क्या? हाँ या ना, पहली बात तो ये, ठीक है। पर क्या गौरव ने ऊपर मटेरियल डिलीवर किया क्या? पैसे मिले ना मिले दैट्स अ डिफरेंट फैक्ट, ठीक है, चलो उसमें नहीं, पहले हमें ये देखना है क्या ऊपर माल डिलीवर हुआ क्या। ये पैसों वाले की बातचीत को चलो अपन छोड़ देते हैं, ऊपर माल आया कि नहीं आया। सुपरवाइजर क्या इंस्पेक्ट करने बैठा है कि ऊपर माल आया कि नहीं आया, ठीक है, आया कि नहीं आया। तो जब डायरी में एंट्री होगी, ठीक है, कि आप लोगों का ऊपर माल आया कि नहीं आया, तो गौरव के हिसाब किताब में भी टिक मारा जाएगा कि हाँ करके इस लड़के ने भी ऊपर मटेरियल सप्लाई किया है, और आंचल के बही खाते में भी टिक मारा जाएगा, हाँ इस लड़की ने भी माल सप्लाई किया है। सुपरवाइजर को कोई मतलब नहीं है कि आंचल ने लिफ्ट यूज कर ली जो कि उसको नहीं करनी थी, उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि लड़की ने ऊपर मटेरियल लाई कि नहीं लाई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज, जैसे सुपरवाइजर क्या है, एक क्वांटिटी है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बेचारा गौरव कितनी मेहनत से ऊपर आया है और आंचल के तरह फ्री फाकट में ऊपर आ गई है ना, उसको तो सिर्फ अपने मटेरियल से मतलब है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन से पाथ को फॉलो करके, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो। उन्हें सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपसे हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम किसी भी एग्जाम को देने जाते हो, फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम्स आपके प्रोबेबली 11 बजे से शुरू होते हैं, जो एग्जाम हॉल होता है वहाँ पे हमें एटलीस्ट 15 मिनट पहले पहुँचना होता है, और जो लास्ट डेडलाइन 11 बजे तक तो किसी भी हालत में पहुँचना होता है। स्पेशली ये जो नीट और JEE वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इनमें अगर आप थोड़ा भी लेट हो तो फिर आपको एंट्री वगैरह नहीं मिलती, या फिर कोई दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर कुछ हद तक तो बोर्ड वाले कंसिडर कर लेते हैं बट नीट वाले कंसिडर नहीं करते। अब आप वहाँ पहुँचने के बाद जो गेट पे लेट से इंसान बैठा है, आप उस पर्टिकुलर इंसान को अपनी व्यथा सुना रहे हो कि भैया देखो मैं तो 7 समुंदर पार करके तालाब में तैरते हुए, किताबों को अपने सर पे रखते हुए, ट्रेन में लटकते हुए, बस में रगड़ते हुए मैं सेंटर तक पहुंचा हूँ, और दूसरा लड़का बस सेंटर के बाजू में ही रहता है, एक छलांग मारी सेंटर में पहुंच गया, है ना। तो जो गार्ड है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम कैसे आए हो या कितनी मुसीबतों के साथ आए हो, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुम ऑन टाइम हो कि तुम ऑन टाइम नहीं हो, तुम कितना कठिन रूट फॉलो करके आए हो, कितनी तपस्या करके आए हो, उसको कोई मतलब नहीं है। तो कई थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें इस बात से ढीला भर का फर्क नहीं पड़ता कि किस पर्टिकुलर पाथ से वो पर्टिकुलर रिएक्शन को आपने कंप्लीट करा है। कोई आपने लंबा लॉन्ग कट लिया कि आपने शॉर्टकट लिया, कोई मतलब नहीं, रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, काम हुआ कि नहीं हुआ, बात खत्म। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी कुछ क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती हैं, क्वांटिटीज जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती हैं, क्वांटिटीज जो सिर्फ आप लोगों के किस चीज पर डिपेंड करती हैं, आपकी इनिशियल क्या थे, फाइनल क्या हो, बात खत्म, ठीक है। आपने कैसे उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वांटिटीज जो सिर्फ इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट पर आप कहाँ थे, ठीक है, और अब आप फाइनल पॉइंट पे आप कहाँ हो, ठीक है, सिर्फ इस बात से उनको क्या होता है, मतलब होता है, ठीक है। उन पर्टिकुलर क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट फंक्शन। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, बराबर। उन क्वांटिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पाथ फॉलो करके तुम आए हो, ठीक है, कौन सा पाथ तुम फॉलो करके आए हो। तो ऐसी क्वांटिटीज को, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन, बराबर। अगर किसी क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पाथ से आ रही है ना, मैं उस गार्ड को, उस इंसान को, ठीक है, इस बात को सुनना ही नहीं है कि आप किस पाथ से आ रहे हो, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है भैया तुम लेट हो गए, भागो यहाँ से, ठीक है। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि आप किस पाथ से आ रहे हो, वो सीधा क्या बोलता है, तुम लेट हो गए, तुम जाओ यहाँ से। तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो आपको ऐसा कह रहा है वो क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन। चलो, तो ये बात समझ में आई। अच्छा, अब मान लेते हैं वही टॉप पॉइंट पर
आप लोगों का एक दूसरा सुपरवाइजर बैठा है, लेट्स से ब्राउन कलर का, नो ब्राउन कलर का नहीं, मान लेते हैं इस तरीके का स्किन कलर का, एक मान लेते हैं दूसरा सुपरवाइजर भी बैठा है। ये सुपरवाइजर कहता है मैं ये इंस्पेक्ट करूंगा वर्क डन किसने ज़्यादा किया, वर्क डन किसका ज़्यादा है। तो ऐसे में बताओ, अगर ये कोई इंस्पेक्ट करने लगा कि किसका वर्क डन ज़्यादा है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, बेचारे गौरव को स्टेयर्स चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ा, उसने ज़्यादा मेहनत की, आपकी आंचल ने तो कोई मेहनत की ही नहीं। इसका मतलब क्यों गौरव ने क्यों ज़्यादा मेहनत की, मैंने तो गौरव को सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट ऊपर डिलीवर करने को कहा था, श्रेया को भी तो एक ही कहा था। माना कि दोनों को आपने सेम क्वांटिटी डिलीवर करने को कही थी, बट जो क्वांटिटी गौरव ने डिलीवर की वो सीढ़ियां चढ़ चढ़ के की, उसने लंबा पाथ फॉलो किया, है ना, उसने लंबा पाथ फॉलो किया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज कम वर्क कर रही है, ज्यादा वर्क कर रही है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से पाथ को फॉलो कर रही है। तो आप लोगों का जो ये क्वांटिटी है वर्क, ये जो आपकी क्वांटिटी है वर्क, ये वर्क कैसी क्वांटिटी हुई, जो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है। जैसे कि मान लेते हैं तुम एग्जाम सेंटर में क्या किए, सीधा अपने घर से अपनी स्कूटी बाइक ऑन किए, वैसे बाइक ना चलाना क्योंकि अलाउड नहीं होता है ना, गियर वाली चीजों को चलाना, बट स्टिल लड़के चलाते हैं। तो ऐसे केस में आपने अपनी गाड़ी को ऑन किया और आप अपने सेंटर की तरफ पहुंच गए, बराबर। अब मान लेते हैं जो सेंटर पे बंदा बैठा है वो बोलेगा मुझे कोई बात से मतलब नहीं, तुम कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, उड़कर आ रहे हो, तैरकर आ रहे हो, नहाकर आ रहे हो, कोई मतलब नहीं, तुम टाइम पे हो कि नहीं। तो वो पर्टिकुलर चीज क्या कहलाएगी, स्टेट फंक्शन। बट अब मान लेते हैं तुम हो सीधा घर से सेंटर जाने वाले लड़के, तो लेट्स से तुम्हारी गाड़ी का सेंटर तक जाने के लिए पेट्रोल लगा 50 ml, 50 ml में तुम पहुंच गए। अब मान लेते हैं तुम हो एकदम आवारा, नहीं आवारा तो नहीं कहते, आजाद पंछी कहते हैं, तुम उड़ते उड़ाते गली गुच्छे को घूमते घामते अपने कई दोस्तों को कलेक्ट करते हुए गाड़ी पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बैठाते हुए उनको सबको लेकर पहुंचे सेंटर। तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा पेट्रोल ज्यादा लगेगा क्योंकि सबके घरों पे भी तो तुमने जाके अपनी मुंह दिखाई करवाई है। तो ऐसे केस में पेट्रोल मान लो लग गया तुमको 5 लीटर, वैसे ऐसा करता नहीं है कोई, बट स्टिल पेट्रोल लग गया आपको 5 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जो एग्जाम सेंटर पे बंदा बैठा है वो तो तुम्हें बोलेगा तुम लेट हो, वो तो इसको तो इस बात से मतलब नहीं है ना तुम कितना घूम फिर के आए, तो वो एक स्टेट फंक्शन हुआ। बट तुम्हारी गाड़ी, जिसने तुम्हारी गाड़ी ने पेट्रोल पिया, वो बोलेगी ना तूने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, यानी कि तुम्हारी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पी गई क्योंकि तुमने पाथ ज्यादा ट्रैवल किया था। सो गाड़ी का पेट्रोल पीना इज अ व्हाट, पाथ फंक्शन। अगर तुम कम पाथ ट्रैवल करोगे तो कम पेट्रोल पिएगी, तुम ज्यादा पाथ ट्रैवल करोगे तो ज्यादा पेट्रोल पिएगी। यानी कि कुछ क्वांटिटीज आपके थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी भी होती हैं, ठीक है, जो क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनको इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन से पाथ को यूज किया गया है रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, है ना। ऐसी क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं, किस चीज पे डिपेंड करती हैं, आप लोगों के पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। उस पर्टिकुलर क्वांटिटीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का पाथ फंक्शन कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो आपका क्या कहेंगे कि हम स्टेट फंक्शन है, मतलब तुम पाथ ए से आ रहे हो, पाथ बी से आ रहे हो कि पाथ सी से आ रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम फाइनल पॉइंट पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बात खत्म, उन्हें कहेंगे स्टेट फंक्शन। और कुछ ऐसी आपकी क्वांटिटीज होंगी जिनको किस पाथ से आ रहे हो, ज्यादा वर्क डन कर रहे हो, कम वर्क डन कर रहे हो कि जीरो वर्क डन कर रहे हो, इस बात से फर्क पड़ेगा। तो वो वाली पर्टिकुलर क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, पाथ फंक्शन क्वांटिटीज कहलाएंगी। खत्म मेरी बातचीत, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे, आप बहुत सारे नए नए टर्म्स के साथ वाकिफ होंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो वो जो टर्म्स आप पहली बार सुनोगे, उन टर्म्स को हम क्लासिफाई करेंगे कि देख देख तू पाथ फंक्शन है, देख देख तू स्टेट फंक्शन है। सीधा सीधा एमसीक्यू यहाँ से पूछ लिया जाता है पेपर में, सीधा एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन। और आखिरी में हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सिंस
एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ते, तो पढ़ते वक्त तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, हम बहुत ही बड़े मजे से कह देते हैं कि अच्छा ये स्टेट फंक्शन है, अच्छा ये 5 फंक्शन है। बट जब सारे फंक्शंस मिलकर तुम पे अटैक करते हैं, आक्रमण, तब हो जाता है कंफ्यूजन का पिटारा ऑन। और हम लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अरे यार ये फंक्शन 5 फंक्शन था यार, कि ये फंक्शन स्टेट फंक्शन था। सो जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, हमारा उस दिन फर्स्ट लेक्चर था स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का। जैसा कि मैंने बताया कि अभी स्कूली स्तर पे तुम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो वो कोई थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं है, वो चिल्लर है, चिल्लर। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी एमएससी में, हमारे तो हे भगवान कि वो क्या चीज थी, स्टैटिस्टिकल, क्लासिकल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज, अच्छी खासी लेवल की मैथ्स, जो कि 12th वालों के बस की बात नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस ही नहीं है वो चीज। इवन अगर मेरा तो ग्रेजुएशन के दौरान भी मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था, सोचो वो मैथ्स हम लोगों को ग्रेजुएशन में भी नहीं थी। मतलब केमिस्ट्री में एक अलग ही अजम्पशन की दुनिया की मैथ्स आपको बेसिकली यूज होती है, तो जो आप स्पेसिफिकली तभी पढ़ते हो जब आप पीजी कर रहे होते हो या पीएचडी कर रहे होते हो, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे केस में तब हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमारे सर थे तांगड़े सर, फिजिकल केमिस्ट्री, उन्होंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू की। तो उनका पहला वही, जैसा हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक ही चीज होती है, बताओ कि पहला दिन इंट्रोडक्टरी क्लास, बराबर। जैसे हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमारे एचओडी सर ने लिया था वो, ठीक है। उन्होंने हमसे सबसे पहले एक क्वेश्चन क्लास में पूछा था, गॉड क्या है, बताओ। सब टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने का। हमारे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने के लिए गेस्ट प्रोफेसर आते थे। वो जो पर्टिकुलर प्रोफेसर आते थे वो कभी भी ऑन सब्जेक्ट की तो बातचीत करते ही थे, वो जो भी पढ़ाते थे सब अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ाते थे। वन जब हमारा एक बार सेमिनार चल रहा था, हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो हमारी फ्रेंड का एक टॉपिक था, आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री पे ही था जहाँ तक मेरे को याद है, राइट, शायद उसी पे था। तो उसको वो सडनली बीच प्रेजेंटेशन में रोक कर ये पूछते हैं कि आपने आपके चेहरे में वो लगाया है गुलाबी गुलाबी। तो पहले तो बेचारी चुप हो गई कि अच्छे किस गुलाबी गुलाबी की बात करें। सो लड़कियां लगाती हैं ना, आई जस्ट डोंट नो बिकॉज आई डोंट डू मेकअप, मुझे पता नहीं है क्या तो कहते हैं उसको, फेस पाउडर, राइट, नॉट गुलाबी गुलाबी, फेस पाउडर जो आता है स्पेसिफिकली लड़कियों वाला, वो लड़कों वाला नहीं कि कुछ भी अपने पर छिड़क के चले गए, नॉट लाइक दैट। तो बेचारी पहले कुछ बोली नहीं, तो फिर वो उसको एकदम फोर्सफुली पूछते कि बताओ लगाया है कि नहीं लगाया है। वो तो दिख जाता ना किसने मेकअप किया है कि नहीं किया, तो उसने बोला हाँ लगाया है। तो फिर उन्होंने वो क्वेश्चन पूछना शुरू किया, अच्छा इस कंपनी, तुमने कौन सी कंपनी का यूज किया, लैक्मे का क्यों नहीं किया, ये वाले ब्रांड का क्यों नहीं किया, वो वाले ब्रांड का क्यों नहीं किया, ये वाला ब्रांड अच्छा क्यों होता है, वो वाला ब्रांड बेकार क्यों होता है। सो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो उससे पता है क्वेश्चन पूछे थे कि जितना ज्यादा आप उसका स्मॉलर साइज करोगे उसका उतना ज्यादा, मतलब वो क्या कहते हैं, आपकी स्किन के ऊपर उतना अच्छे से वो फैल पाएगा, इसीलिए ये पर्टिकुलर ब्रांड अगर अच्छा है तो इस रीजन की वजह से अच्छा है। तो बेसिकली इस तरीके से पढ़ाते थे। तो हमारे तांगड़े सर ने बेसिकली हम लोगों को उस दिन इसी तरीके से स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ाना शुरू किया। हाँ, ये बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल मेरा है, बट उन्होंने बताया कि अब आप थर्मोडायनेमिक्स में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप कुछ क्वांटिटीज आगे पढ़ोगे। वैसे तो आप ऑलरेडी 12th में पढ़कर आए हो, आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो, अब बट आप उनके दादा और उनके परदादाओं को पढ़ोगे, तो उनको पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी पढ़ते हो उनमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज स्टेट फंक्शन है और कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पाथ फंक्शन है, राइट। अगर मान लेते हैं मेरे को 50 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज मेरे सिलेबस में है, जबकि उतनी नहीं होती है, मुश्किल से 10 भी नहीं होती है, ठीक है। मान लेते हैं 50 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज मेरे सिलेबस में है। अगर कोई मुझे ये कह देगा 50 रटो, मैं मान लेते हैं 50 मेरे को रट गई, एंड यूजुअली वो रट ही जाती है। आप अगर 2 साल 12th में पढ़ रहे हो, 3 साल आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो और आगे 2 साल आप एमएससी में पढ़ रहे हो, यानी कि टोटल 7 सालों में तो रट ही जाता है, बल्कि आधे से ज्यादा तो 12th में ही रट जाती है। तो ऐसे में बोलते हैं आप सब जानते हो कि ये एनालिस का मतलब क्या, उसका मतलब क्या, ये क्या वो क्या। तो उन्होंने इंट्रोडक्टरी क्लास में कोई समय बर्बाद नहीं किया, उन्होंने सीधा बोला कि आपको सिर्फ एक चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करने से पहले कि कौन आपके स्टेट फंक्शंस है और कौन उन्होंने पाथ फंक्शंस। तो उन्होंने हमको एक निमोनिक लिखवा कर दिया कि इस निमोनिक को आप याद रखिए, इस निमोनिक्स के वाया आप क्या करिएगा, स्टेट फंक्शंस को कहिएगा, और जो इस निमोनिक्स में नहीं आते आप उन लोगों को पाथ फंक्शन कह देना। इजी है। तो वही निमोनिक्स मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे द्वारा बनाया हुआ निमोनिक्स नहीं है, ये जिनसे मैंने पढ़ा
ठीक है, मेरे MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में उनके द्वारा बनाया हुआ निमोनिक्स है। ठीक है, मैं यूजुअली निमोनिक्स में बिलीव नहीं करती हूँ, बट स्टिल मुझे ये निमोनिक्स हमेशा के लिए याद रह गया। ही रोट वन वर्ड इन अ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ही रोट सहवाग। अब एज हम सभी लोग जानते हैं कौन है ये पर्सनालिटी, उन्होंने सहवाग लिखा। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब उसके बाद आगे उन्होंने 3 शब्द और लिखे, बट 3 शब्दों को मैं आगे लिखवाने से पहले इन शब्दों का मतलब बताती हूँ। उन्होंने सहवाग क्वांटिटी में से हमको कहा W को काट दो। ठीक है, W को काट दो, यानी कि W इज अ शोपीस, प्लीज W को आप लोग काट दीजिए। बोले एक एक को उन्होंने पूछना शुरू किया, S क्या है, E क्या है, H क्या है। अब तुम्हें राइट नाउ ये लगेगा अरे यार मैडम ये तो सब कुछ हमारे अल्फाबेट से, बट नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये अल्फाबेट से कुछ बढ़कर है। अब अल्फाबेट से कुछ बढ़कर है का क्या मतलब होता है? अल्फाबेट से कुछ बढ़कर है का मतलब होता है इन लोगों के नाम है। S फॉर शीप, H फॉर हैंड, E फॉर एलिफेंट, नहीं वो वाले नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का ये जो सिंबल होता है ना S, इसका मतलब होता है एंट्रोपी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी ये सारी चीज़ें। ई का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी को कई बुक्स वाले कैपिटल यू सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं और कई बुक्स में कैपिटल ई सिंबल से इंडिकेट करते हैं। मैंने पूरी मेरी MSc में और पूरी मेरे ग्रेजुएशन में कैपिटल ई सिंबल देखा और पूरे 12th स्टैंडर्ड में तक मैंने कैपिटल यू सिंबल भी देखा है, तो दोनों ही है। बट हम लोग ई लिख रहे हैं क्योंकि सहवाग याद करने में ज़्यादा आसान होगा हम लोगों को, है ना। अच्छा, H का मतलब क्या होता है? H तो तुम जानते हो, H का मतलब होता है एंथैल्पी। याद करो, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डेल्टा H, डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव, याद आ रहा है? एग्जैक्टली। G आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, वो होगा आप लोगों की गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये आप लोगों की लाइफ में नया नया टर्म अभी बहुत सारे यहाँ इंट्रोड्यूस होंगे। ए से आपको मतलब नहीं है, ए क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है, इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, वैसी ए फॉर होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, बट आपको उसमें नहीं जाना है। आपके सिलेबस में गिब्स फ्री एनर्जी तक ही बातचीत की गई है, हम लोग भी वहीं तक करेंगे, तो आप उस ए वाले वर्ड में मत जाइएगा, क्योंकि सिंस हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो हमको ये सिंबल बताया गया था, क्योंकि हमें वहाँ पे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थी तो हमको पढ़ना था, तो इसलिए हमको पता था राइट कि वो ए क्या है, बट आपको याद रखना है बस। यही सहवाग ही आपका कौन है? स्टेट फंक्शन। सहवाग क्या है? आप लोगों का एक स्टेट फंक्शन है, खत्म। अगर किसी को निमोनिक अच्छा लग रहा है तो यूज करे, नहीं अच्छा लग रहा है तो जैसा रट्टा मारते हो वैसा रट्टा मारो कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, जी ये स्टेट फंक्शन है, एच स्टेट फंक्शन है। अदरवाइज ये निमोनिक आप याद रख सकते हो सहवाग। सहवाग में आने वाला डब्लू कोई काम का नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि डब्लू का मतलब कई बार स्टूडेंट्स ऐसा लगा लेते हैं कि डब्लू मतलब वर्क, बट अभी अभी हम लोगों की ऊपर बातचीत हुई कि वर्क तो आपका एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि गौरव ने तो ज़्यादा वर्क किया और आंचल ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। वर्क तो एक 5 फंक्शन है, इसीलिए मैंने कहा डब्लू काट दो। सहवाग का नाम बनना चाहिए, इसलिए शायद सर ने वहाँ पे डब्लू डाल दिया होगा, ठीक है, अदरवाइज आप उसको काट सकते हो। क्या यही हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं? क्या नहीं। उन्होंने उस सहवाग के आगे 3 शब्द और लिखे। वो 3 शब्द के साथ तुम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वाकिफ हो। ऐसा नहीं है कि तीनों शब्द को आप कोई पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस तीनों शब्द को आप कोई पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। अच्छा, क्या होते हो 3 शब्द? एक होता है हमारा प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है टेम्परेचर, ठीक है। एक होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, बराबर एक होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। देखो मैंने ऊपर ही क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था कि किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्टेट वेरिएबल्स चूज करते हैं, तो ऑब्वियसली कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो खुद आपके स्टेट फंक्शंस हुए कि नहीं हुए। तो सहवाग उन्होंने लिखा और उसके पीछे उन्होंने 3 तरीके से हमको लिख के दिया, मतलब PVT लिख दिया, TVP लिख दिया, VTP लिख दिया, है ना, VPT लिख दिया, मतलब ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लो, बट इनडायरेक्टली इन सारे कॉम्बिनेशंस का एक ही मतलब है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। आप चाहो तो उसके पीछे का आप एक निमोनिक बना सकते हो, जैसे P को कुछ हिंदी में कह लो, V को कुछ हिंदी में कह लो, T को कुछ हिंदी में कह लो। एक्चुअली एक निमोनिक बनाया तो था हम लोगों ने, मतलब उन्होंने, बट मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ याद नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी सिंपली उसको ऐसे याद रखूंगी, सहवाग PVT, ठीक है, सहवाग PVT,
ठीक है, सहवाग पीवीटी। या फिर कुछ अच्छा अपन बना सकते हैं क्या, एक बार रुको देख लेते हैं। देखो इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं, सहवाग, ये मैंने अभी अभी बनाया है, सहवाग वो प्लेयर था। ठीक है, सहवाग वो प्लेयर था। अब ये तो सभी जानते हैं कि प्लेयर है। वो का मतलब यहाँ वी, पी का मतलब यहाँ पी और टी का मतलब यहाँ टी। जहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सहवाग का मतलब तो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ, वी का मतलब वॉल्यूम, पी का मतलब प्रेशर और टी का मतलब बोलो कौन, टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे सहवाग वो प्लेयर था। ठीक है, सहवाग वो प्लेयर था, ये सबके सब आप लोगों के कैसे हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोगों के स्टेट फंक्शंस हैं। तो क्या ये बात समझ में आ रही है, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, बस खत्म कहानी। अब देखो मैथ्स वाले जो लोग होते हैं उनको ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हो सकती है, चलो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, चलो उसमें थोड़ी सी मैथ्स इंट्रोड्यूस करवाएं। जब तक वो उसमें मैथ्स इंट्रोड्यूस नहीं कराते ना, उनका खाना नहीं पचता है। तो अब ऐसे में क्या होता है, आप जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हो, ठीक है, आपने डिफ्रेंशिएशन सभी ने पढ़ी है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है, तो एक और टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, हम लोग किसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि किसी भी चीज़ की जो स्टेट है, जैसे अगर मैं कहूँगी कि मेरा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसका फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये चीज़ आपके बोर्ड्स में नहीं है, यानी कि इस पॉइंट के बियॉन्ड आपका बोर्ड्स का सिलेबस है ही नहीं। तो आप इस चीज़ को सुन के एक कान से इग्नोर कर सकते हैं, या फिर नहीं भी सुनोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस आखिरी के 2 मिनट सुन लेना बस। अगर जैसे टेम्परेचर है, जैसे मैंने कहा ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, तो टेम्परेचर किस चीज़ का फंक्शन होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। वैसे ही अगर मैं कहूँगी कि प्रेशर किस चीज़ का फंक्शन होगा, तो तुम कहोगे टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। मैं कहूँगी वॉल्यूम किस चीज़ का फंक्शन होगा, तो तुम कहोगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होगा। मतलब किसी भी बेसिकली 2 क्वांटिटी पे आपकी वो एक क्वांटिटी क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है ना। तो अगर मैं कहूँ कि लेट से फाई यानी कि एक सिंबल होता है, फाई क्या है, ये एक सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, स्टेट फंक्शन का सिंबल है। जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनके लिए बेसिकली हम लोग ये वाला सिंबल इंडिकेट मतलब यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए फाई आपका बेसिकली फंक्शन है, किसका फंक्शन है, किसी भी 2 क्वांटिटीज़ का फंक्शन है। लेट से वो फंक्शन है यू का और लेट से वो फंक्शन है वी का। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होती है, 2 दूसरी क्वांटिटीज़ पे, 2 दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो ऐसे केस में हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, आप लोगों का पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फाई का डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँ कि डी फाई आखिर कितना होता है, तो मैं पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करूँगी, डेल यू अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन, सॉरी नॉट डेल यू, क्या आ जाएगा आप लोगों का डेल फाई, किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, यू के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। और उस वक्त मैंने आपके वी को क्या रखा होगा, कांस्टेंट रखा होगा, डॉट में बोलो क्या, डी यू। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी नहीं आता तो आगे सीख जाओगे मैथ्स में, ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, फिर हम लोग उसी फंक्शन को वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखते हुए। तो क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल वी, यू को कांस्टेंट रखा है, डॉट बोलो कितना, डी वी। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। बेसिकली स्टेट फंक्शन को लिखने का ये क्या है, मैथमेटिकल तरीका है। ठीक है, स्टेट फंक्शन को ये लिखने का क्या है, मैथमेटिकल तरीका है। दिस इज द मैथमेटिकल तरीका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग स्टेट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग स्टेट फंक्शन। तो कल को हो सकता है कि कोई क्वेश्चन तुम लोगों को ऐसा JEE वगैरह में क्रिएट करके देखने को मिल जाए कि आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है, किसका, मान लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, और तुमसे बोले कि बताइए यहाँ पे dt क्या होगा। तो हमें लगेगा यार ये dt कहाँ से लिखने को कह रहा है भाई, मुझे क्या पता है इसका dt क्या होगा। तो ये जो ऊपर तुमको सिखाए हैं ना किस तरीके से डिफरेंशिएशन लगाना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना है, लगाओ, बोलो क्या हो जाएगा, d dt इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी। उस वक्त मैं किसको कांस्टेंट रख रही हूँ, वॉल्यूम को, डॉट डी पी, प्लस कितना आ जाएगा, डेल टी अपॉन में डेल वी, और किसको कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को, डॉट डी वी। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेम्परेचर के लिए पूछ ले, हो सकता है कल को बोले कि प्रेशर बेसिकली फंक्शन है किस चीज़ का, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो ऐसे केस में अगर तुमको अब बोला जाए कि इसके लिए डीपी लिखो कितना होगा, तो इसका डीपी क्या हो जाएगा, डीपी इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी, कांस्टेंट कौन है, वॉल्यूम, डॉट में आ जाएगा dt,
प्लस क्या हो जाएगा आपका डेल पी अपॉन में डेल वी, कांस्टेंट कौन है टेम्परेचर, यहाँ पे क्या आ जाएगा डीवी। ये काम मैं अब तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ कि अगर मान लेते हैं ऐसा लिख कर दिया जाए कि वॉल्यूम आपका फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का, तो बताइए उसका डीपी की वैल्यू डीवी की वैल्यू कितनी होगी, ये तुम लिख लेना एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शंस को यूजुअली रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल तरीका होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार जैसा कि तुम जानते हो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो इतना तो तुम्हें पता ही है कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। थर्मोडायनेमिक्स में तो फिजिक्स में आपने जाना होगा आइसोथर्मल होती है, एडियाबेटिक होती है, आइसोबेरिक होती है, आइसोकोरिक होती है, और एक और प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। याद आ रहा है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप जिस पॉइंट से आपने शुरू किया, घूम फिर के आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए। मतलब इनिशियल स्टेट और आपके लिए फाइनल स्टेट अलग अलग नहीं है, दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए बोलो कैसी है, सेम है। आप लोगों के लिए इनिशियल स्टेट और आप लोगों के लिए फाइनल स्टेट, ये दोनों ही क्या है बोलो, आप लोगों की सेम है। यानी कि जहां से चले थे घूम फिर के वहीं पहुंच गए। तो जब भी मैं किसी भी साइक्लिक स्टेट के लिए बातचीत करती हूँ, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि आप लोग अगर मान लेते हैं फ्यूचर में कभी अगर आपने हायर मैथमेटिक्स पढ़ी, अभी तो फिलहाल आपकी मैथमेटिक्स हायर लेवल पर नहीं है, बट अगर आपने फ्यूचर में कभी अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़ी, तो आप एक थ्योरम होता है, ग्रीन्स थ्योरम होता है, साइक्लिक ग्रीन्स थ्योरम वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ आप डील करेंगे। तो उस वक्त मैं बता देती हूँ कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसका स्टेट फंक्शन क्या होगा, मुझे बता। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँगी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए उसका पाथ फंक्शन क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। तो देखो वहाँ पे आपको पटाख से अपने मुंह से जवाब निकालना है कि मान लेते हैं मैडम एक रिएक्शन, मान लेते हैं एक रिएक्शन आप लोगों की क्या हो रही है, साइक्लिक है, और वो मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है ना। अगर वो एक स्टेट फंक्शन है तो उस पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन का डी फाई क्या हो जाएगा, वो डी फाई क्या हो जाएगा, उस डी फाई को मैं लिख सकती हूँ फाई बी। मतलब पहले मैंने उसको इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, दोनों को मैंने उठा के सिंपली माइनस कर दिया। बट अगर वो एक रिएक्शन पाथ फंक्शन है तो उस पाथ फंक्शन वाली रिएक्शन के लिए मैं कभी भी क्या नहीं कर सकती, उसको सिंपली इंटीग्रेट करके वहां पे क्या नहीं पुट कर सकती, वहां पे उसकी लिमिट्स पुट नहीं कर सकती। बट मैडम यहाँ तो बातचीत आप साइक्लिक फंक्शन के बारे में कर रहे थे, तो साइकिल लग ही नहीं रहा है। तो देखो जब भी कोई रिएक्शन साइक्लिक होती है, तो अगर आपकी रिएक्शन साइक्लिक है और मैं आपको साइक्लिक रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन लिखने को कह रही हूँ, तो पहली बात तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे लिखा जाता है, ये साइक्लिक इंटीग्रेशन का सिंबल है। और डी फाई उसके लिए बोलो कितना आ जाएगा, उसके लिए डी फाई बोलो कितना आ जाएगा, 0। क्यों उसके लिए डी फाई 0 क्यों आएगा? क्योंकि साइक्लिक का मतलब होता है जहां से आपने शुरू किया वहीं पे आपने आके कहाँ किया, खत्म कर दिया, है ना। जहां से शुरू किए, ठीक है, जहां से शुरू किए वहीं पे आकर क्या किया, वहीं पे खत्म किया। यानी कि क्या हो गया, जो आपका ए पॉइंट था वही बेसिकली बी पॉइंट है, और जो आप लोगों का बी पॉइंट था वही बेसिकली आपका ए पॉइंट है। सो कुछ चेंज किया क्या तुमने कोई चेंज नहीं किया, ए और बी आपके लिए सेम है। इसीलिए साइक्लिक रिएक्शंस के लिए जो डीफाई होता है, मतलब क्लोज इंटीग्रल, और ठीक है, वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन क्या हम लोग क्लोज इंटीग्रल को पाथ फंक्शन के लिए भी डिफाइन करेंगे? महान इंसानों, जब हमने इंटीग्रेशन को पाथ फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं किया, तो क्लोज इंटीग्रल को काहे मैं पाथ फंक्शन के लिए डिफाइन करूंगी गधे जैसे। बस याद रखना, किसी भी साइक्लिक रिएक्शन के लिए उस पर्टिकुलर साइक्लिक रिएक्शन के स्टेट फंक्शन का क्लोज इंटीग्रल बताओ कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, उसका क्लोज इंटीग्रल क्या होता है, 0। तो मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में बातचीत बताई थी ना, ये स्टार्टिंग वाली बातचीत कैसी थी, पूरी केमिस्ट्री वाली थी। अब यहाँ पे बीच में उन्होंने क्या कर दी, थोड़ी सी मैथ्स घुसा दी। अब इस पूरी बातचीत के एंड में एक आखिरी लाइन सुन लो, फिर हम इसको अब ओवर करते हैं। वो ये हम लोगों की आखिरी लाइन, आखिरी बातचीत, कि आप लोगों के ये जो स्टेट फंक्शंस होते, कितना अच्छा लगता है। सहवाग वो प्लेयर था, ये सारे के सारे लोग डब्लू को छोड़कर बोलो कौन है, स्टेट फंक्शंस हैं। बट एक सबसे 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 ज़रूरी पॉइंट, यूजुअली जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, है ना, जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, तुम कभी भी एस नहीं पढ़ते।
ठीक है, कहने को हम कहते हैं कि मैडम एंट्रोपी इज एस, बट होता एस है, बट हम पढ़ते डेल्टा एस है। मतलब हम एंट्रोपी नहीं पढ़ते, हम लोग चेंज इन एंट्रोपी पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? चेंज इन एंट्रोपी पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। तो जैसे कि मैंने कहा सहवाग का एस एक स्टेट फंक्शन है, बराबर बराबर। मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, मैंने कहा प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, राइट। या फिर कोई दूसरी क्वांटिटीज अगर एक स्टेट फंक्शन है, मान लेते हैं और भी डॉट 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 जो भी मैंने ऊपर नाम लिख कर दिया था, ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? स्टेट फंक्शंस है, एस एफ है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनका डेल्टा एस निकालूंगी, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अगर मैं कहूंगी मैं इनका डेल्टा टी निकालूंगी, अगर मैं कहूंगी मैं इनका डेल्टा पी निकालूंगी, तो क्या ये डेल्टा टी, क्या डेल्टा पी, ये लोग भी क्या स्टेट फंक्शन होंगे? तो हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि जब एक एस स्टेट फंक्शन था तो उसका डेल्टा यानी कि उसका जो चेंज है वो भी तो एक आप लोगों का क्या होना चाहिए? स्टेट फंक्शन होना चाहिए। बट याद रखिएगा, चेंज किसी भी स्टेट फंक्शन का स्टेट फंक्शन नहीं होता है। किसी भी स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है वो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होता। यानी कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन बट चेंज इन एंट्रोपी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन बट चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट एट ऑल अ स्टेट फंक्शन। ये बातचीत हमको जाननी थी, ठीक है, डन। तो बस यही कहानी थी तुम्हारे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। अब अगर मैं किताब के रिस्पेक्ट में कहूँ, क्योंकि तुम लोग जो है वो यूजुअली महाराष्ट्र बोर्ड देने वाले हो, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बातचीत करूं तो पेपर में अगर आपको स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन डिफाइन करने को आता है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो उसमें जो भी डिफाइन वहां लिखा होगा आपको वो बताना पड़ेगा कि अगर किसी रिएक्शन, या फिर कोई यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी भी रिएक्शन की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि उस सिस्टम का स्टेट क्या है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाथ फॉलो क्या है ना। उस ऊपर बैठे हुए सुपरवाइजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बेचारा गौरव सीढ़ियां चढ़ते आ रहा है और श्रेया ऐसी ऊपर चढ़ के आ गई उड़कर, बराबर, ठीक है। तो इसीलिए उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है डिफाइन स्टेट फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? डिफाइन पाथ फंक्शन। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो उस पाथ पे डिपेंड करती हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाथ फंक्शन। और मैंने अभी अभी देखो जब वो बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल लिया था, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने वहां पे बताया था कि वर्क आप लोगों का एक पाथ फंक्शन होता है? तो वर्क और हीट ये आप लोगों की कैसी फंक्शन है? ये आप लोगों की पाथ फंक्शन है, ठीक है। ये आपकी कैसी है? पाथ फंक्शन है। ये बस याद रखोगे, ठीक है, ये बस आप याद रखोगे। बस इतना सा काम था। और इस बुक में कहीं भी देखो सहवाग नहीं लिखा है, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे चैप्टर में आप आगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वांटिटीज को आप रीड करोगे, तो वहां जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स के एक एक वेरिएबल्स आएंगे, हर वेरिएबल के आगे लिखा रहेगा कि कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इस चीज को यहाँ ओवर करते हैं। इसके आगे वाला पार्ट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम कल कंटिन्यू करेंगे।